वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोगों को पढ़ना है क्लास 11 की फिजिक्स, चैप्टर 3 है और इस चैप्टर का लगभग अंतिम टॉपिक है ना। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेंगी। न्यूमेरिकल्स के लिए जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो इस नंबर, कहने का मतलब एक बुक नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या जरूरी है? बुक। तो न्यूमेरिकल्स के लिए जिनके पास बुक नहीं है तो वो न्यूमेरिकल्स की सीट इस नंबर पे संपर्क करके ले लें। इस चैप्टर से संबंधित लगभग 34-35 न्यूमेरिकल्स हैं और सारे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, तो करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्व के अधीन गति। किसके अधीन? गुरुत्व। गुरुत्व मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्व के अधीन गति की अगर बात करें तो कितने प्रकार, किस आधार पे गतियां हो सकती हैं? एक ये कि हम यहाँ से कोई टुकड़ा लें, कोई पार्टिकल लें और ऐसे करके नीचे की ओर फेंक दें, ठीक है। ऊंचाई से किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे की ओर फेंक दें। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? ऊंचाई पर जाएं और उस टुकड़े को छोड़ दें, फेंके नहीं, क्या करें? छोड़ दें। क्लियर? यानी पहले को फेंकेंगे, दूसरे को छोड़ दें, दो स्थितियां। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि नीचे से किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकें। नीचे से छोड़ नहीं सकते, नीचे से छोड़ोगे नीचे ही रहेगा। ऊपर से दो कंडीशन, एक फेंकोगे तब भी धरती पाएगा, छोड़ोगे तब भी धरती पाएगा। नीचे से कौन सी कंडीशन? केवल फेंकना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो पहला क्या है? पहला हमारे पास क्या रहेगा? गुरुत्व के अधीन जो गतियां हैं ये कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, लंबवत। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत। तो हमारे पास सिचुएशन है, पहली सिचुएशन क्या है? पहली स्थिति, फर्स्ट सिचुएशन यह होगी कि हमारे पास h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? कैपिटल h ऊंचाई पर कोई पार्टिकल है, कोई टुकड़ा है। इसे हमने क्या किया? u वेग से, प्रारंभिक वेग क्या है? u, इससे नीचे की ओर फेंका। इससे क्या किया? नीचे की ओर फेंका। यहाँ जमीन है, क्लियर। प्रारंभिक वेग इसका क्या है? u। पार्टिकल जब t बराबर 0 था तब वेग u है। भाई पार्टिकल हाथ में पकड़ा और फेंका, समय तो 0 लेकिन फेंका तो चाल कितनी? u। यहाँ आते आते कण का वेग क्या हो गया? v। समय कितना हो गया? t बराबर t। क्लियर? कण किधर आ रहा है? नीचे की ओर। तो गुरुत्वीय त्वरण जो g होता है वो हमेशा पृथ्वी की ओर होगा, ठीक है। तो इस केस में एक ऐसा हो जाएगा प्लस का g, त्वरण, पृथ्वी का त्वरण नीचे की ओर हमेशा। पार्टिकल भी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब g कैसा? पॉजिटिव। क्लियर है ना। यहां पर वेग v हो गया। तो t बराबर 0 से t बराबर t तक कण ने कितनी दूरी तय की? अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम y मान लें। t बराबर 0 से t बराबर t तक जब वेग v हुआ, t बराबर t पर पहले कण का वेग क्या था? u। t बराबर t पर वेग क्या हुआ? v। तब इसकी दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक y। तो ये कितना बचा बताएं? कैपिटल H माइनस y बचेगा, भाई बचेगा ये कैपिटल H। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? h, स्मॉल h। क्लियर है? तो हमारे पास जो समीकरण रहते हैं वो किस आधार पे? एक हम जानते हैं v बराबर u प्लस at, एक x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर? तो इस केस में अंतिम वेग क्या? v। v वेग है, प्रारंभिक चाल u, a की जगह प्लस का g। तो इसके लिए समीकरण क्या लगाना पड़ेगा? v बराबर u प्लस gt। जब क्या होगा? सिचुएशन एक, सिचुएशन एक का हमने नाम नहीं लिखा, इसे लिख लेते हैं। क्या रहेगा? जब वस्तु को ऊपर से पृथ्वी तल पर प्रक्षेपित किया जाए। कैसा किया जाए? प्रक्षेपित मतलब फेंका जाए। प्रक्षेपित किया
जाए। क्लियर? जब वस्तु को ऊपर से फेंका जाए। v बराबर u प्लस जी टी, एक्स किस में बदल जाएगा? y में बदल जाएगा। प्रारंभिक वेग u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? इसमें ये y क्या निकलेगा? ये वाला विस्थापन, यहाँ ऊंचाई से लेकर यहाँ तक का y क्या है? t बराबर t पर y क्या होगा? इतना विस्थापन, यानी ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इस सवाल का प्रयोग, इस फार्मूले का प्रयोग कब कराएगा कि पार्टिकल को हमने मान लो 100 मीटर की ऊंचाई से फेंका, t बराबर 10 सेकेंड के बाद कण पृथ्वी तल से कितना ऊंचे होगा? भाई ऊपर से फेंकोगे, समय बीतता जाएगा तो पृथ्वी तल के पास आएगा कण। भाई आपने 100 मीटर ऊंचे से फेंका तो 10 सेकेंड बाद कण कहाँ पहुंचेगा? कण जहां भी पहुंचेगा, मान लो 2 सेकंड 4 सेकंड बाद कण कहाँ पहुंचेगा? कण पृथ्वी के पास आएगा। फिर पूछेगा पृथ्वी तल से कितने ऊपर है कण? t बराबर 2 सेकंड पर कण कहाँ है? तो पहले तो हम y निकाल लेंगे t बराबर 2 पर, इस फार्मूले में रख के तो क्या निकलेगा? y। ये तो हमसे पूछेगा कण कितना ऊपर है, तो पृथ्वी तल से कितना ऊपर है? h माइनस वाई। पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या होगी? भाई इतना y हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया कण। पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है? y। अगर कण 0 है तो पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? h। बात समझ में आ रही है? इस वाले फार्मूले का प्रयोग होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g x की जगह y। क्लियर? तो इसका कोई खास होता नहीं है, बस यही चीजें इसमें इस आधार पे बनती रहेंगी, है ना। इन फार्मूला का प्रयोग कर लेना, a की जगह g। सिचुएशन 2 पर आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सिचुएशन हम लोग 2 पर आते हैं। सिचुएशन 2 किस आधार पे है? सिचुएशन 2 कि जब वस्तु को h ऊंचाई से विराम अवस्था में छोड़ा जाए, विराम अवस्था में छोड़ा जाए। कहने का मतलब कण को ऊपर से पकड़ो और छोड़ दो, यानी जब छोड़ रहे हो तब वेग क्या? 0। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0। यहाँ आते आते, ठीक है, प्रारंभिक वेग 0, यहाँ आते आते वेग u होगा। यहाँ आते आते t बराबर t पर वेग क्या हो गया? v। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन लगेंगी। यहाँ भी देखिए g देखेंगे तो g कैसा? पॉजिटिव, नीचे की ओर। भाई पृथ्वी तल पे g क्या होता है? नीचे की ओर, तो g पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है? इस कंडीशन में, सिचुएशन 2 में, जब वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे, ऊपर से सिर्फ छोड़ दोगे तो प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0, यानी कि इन फार्मूलों में u का मान क्या कर देना है? 0। तो v बराबर 0 प्लस a की जगह g, gt क्या निकल के आएगा? v बराबर gt। क्लियर? u का मान 0 कर देना है, a की जगह g रखेंगे, ये तो पता ही चल रहा है। u का मान 0, भाई g तो पॉजिटिव है ना, x त्वरण की, ये a क्या है? त्वरण। त्वरण की जगह क्या रख देंगे? गुरुत्वीय त्वरण। और ये u क्या है? प्रारंभिक वेग। इस वाली कंडीशन में जब वस्तु को छोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग क्या? 0, तो u का मान 0। तो क्या बना? v बराबर gt, v बराबर gt। यहाँ पर बनेगा y बराबर, इसका मान 0, भाई ut 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या बनेगा? y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। इस वाली कंडीशन में देखेंगे तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gy, क्या बनेगा? v स्क्वायर बराबर 2gy। क्लियर? क्योंकि u स्क्वायर तो 0, भाई है तो यहाँ भी u स्क्वायर प्लस 2gy, लेकिन u का मान 0। क्लियर? अब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। ठीक है, गैलीलियो का विषम अंक नियम है, उसे चेक कर लेते हैं। सुन ले इधर, अगर हम कहें t बराबर 0, क्लियर, t बराबर 0, तो ये बताएं जो y है इसका मान कितना होगा? हाफ
जी इंटू टी बराबर 0, तो 0 स्क्वायर क्या मिला 0। क्लियर? हाँ, समझ में बात आ रही? अब हमको लिखना होगा क्रमिक अंतर, ठीक है, समयांतराल में, समयांतराल में यानी समान समय में। t बराबर 0 पर ये 0 है, ठीक है। y को ही क्या कहते हैं यहाँ पर, ये जो y आया है ये y, इसे d0 से प्रदर्शित कर लेते हैं, ऐसा है। अगर हम कहें t बराबर t, तो बताएं y का मान क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है ना? ये बताएं, जब क्रमिक अंतर देखोगे तो पहली बार जब कण चलना भी शुरू नहीं किया था, t बराबर 0 पर कण कहाँ था, 0 पर, तो कोई अंतर नहीं 0 पर, है ना। जब तुम t बराबर t कहोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर, t बराबर t पर, t बराबर t पर कण कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया t समय पर, अगर t समय पर यहाँ आएगा तो कितनी दूरी चलेगा, मात्र d0। तो इनके बीच कितने का अंतर, d0 का, तो क्रमिक अंतर क्या d0, क्योंकि जी टी स्क्वायर ही तो d0 है। अगर हम t बराबर कहें 2t, तो y बराबर हाफ इंटू जी इंटू 2 टाइम्स टी स्क्वायर, कहने का मतलब क्या, 4 टाइम्स हाफ जी टी स्क्वायर। देख लें, 2 का वर्ग करोगे 4 बाहर, ये 4 और हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब d0, है ना। जब t बराबर 2 होगा, ये t है ये 2t है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन, 4d। देखिए कितना विस्थापन, 4d होगा, कितना विस्थापन 4t। अंतर देखो, क्रमिक अंतर, इनके पहले 0 था, फिर इनके बीच d0, अब इनके बीच कितने का अंतर होगा, इतने के बीच, इतना पूरा है 4d, समझिए पूरा कितना 4d, इतना d, तो ये अंतर कितना बचा 3d। भाई अंतर, क्रमिक अंतर, ये 0 पर, ये t पर, ये 2t पर, पहले 0, t बराबर t पर, d और 0 के बीच कितना d, इसके बीच कितना, इतना 4d, इतना d, तो कितना बचा 3d, तो क्रमिक अंतर कितना 3d। सिमिलरली चेक करते चले जाओगे तो आएगा 0d, 3d, 5d, 7d, है ना, 9d। तो यही क्या है, गैलीलियो का विषम नियम, जैसे हमने लिख के दिया है, यदि हम समान समय अंतराल में विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु की चली गई दूरियां निकालें, तब दूरियां d, 3d0, 5d0 इतने आती हैं, ठीक है। अतः अनुपात कितना है, 1:3:5:7:9:11, डॉट डॉट डॉट। यही गैलीलियो का क्या है, विषम अंक नियम। क्लियर? यानी कि अगर हम t बराबर, अब आप ऐसे समझ गए होंगे, अगर हम t बराबर, यहाँ समझ लें, अगर हम t बराबर 0 कहें तो कण यहाँ, ठीक है। अगर हम इसी में ये कहें t बराबर t पर, तो कण यहाँ, t बराबर 2t पर कण 4d0, 3t पर 9d0, लेकिन अंतर देखो, इनके बीच सिर्फ d0 का अंतर, इनके बीच 3d0 का अंतर, देखिए इनके बीच 5d0 का अंतर। भाई समझ पर, यही तो अंतर है, यही क्रमिक क्या है, नियम है। इसमें हमको कुछ चीजें और जाननी होंगी, जैसे कि इसी बारे में सेकंड नियम में, पृथ्वी तक आने में समय, पृथ्वी तक कण को ऐसे छोड़ा तो पृथ्वी तक आने में समय कितना लगेगा, तो प्रारंभिक वेग u0 था जब कण को छोड़ा था, समय हम मान लें t है, समय कितना है t है। तो आप मुझे ये बताइए, हम लोगों ने क्या सीखा है, y बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। पृथ्वी तक अगर कण आ रहा है तो ये y है, अगर कण पृथ्वी तक आएगा तो कहां तक आएगा, ये y किसमें बदल जाएगा, h में। समझने की कोशिश करें,
कण यहाँ तक आया तब विस्थापन y है, अगर कण पृथ्वी तक आएगा तब विस्थापन कितना h। क्लियर। तो y किस में बदल जाएगा h में। h बराबर क्या हाफ GT², 2 से इधर गुणा कर दो। भाई पृथ्वी तक आएगा तो पूरी दूरी चलेगा ना h, 2h, g से भाग दे दो बराबर T²। तो T बराबर क्या √2h/g आएगा। तो यही फार्मूला बन जाएगा कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पृथ्वी तक कब पहुंचती है, ऊंचाई का दुगना करें, g से भाग दे दें और √2 ले लें, इतना समय लगेगा। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पृथ्वी पर कब छुएगी, इतने समय बाद छुएगी, 2h/g समय बाद। क्लियर। इसी में है आगे पृथ्वी से टकराते समय वेग, पृथ्वी से टकराते समय वेग, ये समझना है। पृथ्वी पर टकराने के बाद नहीं, वस्तु जो पृथ्वी पर टकरा जाएगी तब वेग कितना 0। टकराते समय यानी टकराने से जस्ट एक मूवमेंट पहले, जस्ट मूवमेंट पहले मतलब बहुत ही बारीक क्षण पहले जैसे टकराने वाला था तब वेग क्या होगा, बात समझ रहे। तो हम जानते हैं v² बराबर u² + 2gy, यही सीखा था अभी इसी में। ये 0, v² बराबर 2g, y का मान क्या h, क्योंकि पृथ्वी पर टकराएगा तो v बराबर √2gh। तो पृथ्वी में जब टकराएगा तो उसका वेग क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई का दुगना गुणा करके दुगना करें और √2 ले लें। पृथ्वी पर टकराते समय वेग होगा, टकराने के बाद तो 0 हो जाएगा, सभी को पता है टकराने के समय कितना हो जाएगा 0, टकराने जस्ट टकराते समय, है ना। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सिचुएशन नंबर 3 पर। सिचुएशन नंबर 3 पर, सिचुएशन 3 क्या होगी, सिचुएशन 3 क्या होगी, हमने बताया था। सिचुएशन 3 में क्या करोगे, कण को फेंकोगे। कण को 0 वेग से नहीं फेंक सकते, कण अगर फेंकना है तो कुछ वेग देना पड़ेगा। तो प्रारंभिक वेग u, ठीक, कण यहाँ पहुंचा, वेग हो गया v, वेग कितना हो गया v। कण जब यहाँ पहुंचेगा तब इसका वेग क्या हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ जाए सबके। जब कण को फेंकते हैं तो कण जब अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पर होगा, मतलब उससे ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता, उससे ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता, तब उसका वेग क्या होगा वहां पर 0। सिंपल चीज है, कण को फेंकोगे तो कभी ना कभी तो वो 0 वेग को प्राप्त करेगा ही, और जब 0 वेग प्राप्त हो जाएगा वहीं जाके रुक जाएगा, फिर नीचे गिरना शुरू करेगा। होता है ऐसा, यहाँ पर आने के बाद कण रुकेगा फिर नीचे गिरना शुरू करेगा, आएगा नीचे। एक समय तो ऐसा होगा जब वो नीचे आएगा, बात समझ में आ रही होगी। ये t बराबर t पर वेग v हो गया, t बराबर 0 पर वेग यहाँ था, क्योंकि कण को इस बार पृथ्वी से फेंक रहे हैं, अभी तक पृथ्वी से ऊपर ले जाके फेंकते थे, है ना। वेग इधर है, गुरुत्वीय त्वरण इधर है, तो g कैसा हो गया इस बार निगेटिव। बात समझ में आ गई, है ना। क्लियर। गुरुत्वीय इस बार g कैसा लेना पड़ेगा निगेटिव, क्योंकि एक वेग क्या है इधर वेग है तो इसका त्वरण भी ऊपर की ओर होगा, इसका त्वरण नीचे की ओर, इसका मतलब जी कैसा लेना पड़ेगा निगेटिव। क्यों जी निगेटिव लेना पड़ेगा, सिंपल चीज है, कण जब फेंकते तो ऊपर तो चला जाता है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है वो वाला ज्यादा है और जो पृथ्वी खींचती है वो वाला कम है ऐसा, तभी तो ये निगेटिव हुआ। अब बात कर लेते हैं, जब ये है क्या, जब वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जाए, प्रक्षेपित किया जाए, फेंका जाए, ऊर्ध्वाधर फेंका जाए। क्लियर। टोटल ऊंचाई कितनी है h, इतनी ऊंचाई क्या है y, तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी h - y, इसी पहले स्मॉल h।
इसी क्या कह लें, स्मॉल h। ठीक है, ये पता चल गया तुमको। अंतिम वेग तो इसका 0 होगा, 0 तो होना पड़ेगा अंतिम वेग। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या है इस बार, प्रारंभिक वेग तो होगा u। क्लियर। अगर हम बात करें v बराबर u प्लस जी टी, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, v बराबर u प्लस ए टी, तो a की जगह क्या रखोगे, माइनस जी, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हो। क्लियर। ये वेग के लिए समीकरण हो गया। एक तुमने पढ़ा है x बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y बराबर, ठीक है, ऊपर की ओर ले रहे हैं, y बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। विस्थापन के लिए, हाँ, विस्थापन वेग, एक क्या पड़ा है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g y, है ना, x की जगह y। ये भी वेग के लिए, ये क्या दिखाएगा, वेग, ये क्या दिखाएगा, विस्थापन, ये क्या दिखाएगा, वेग। बात समझ में आ रही होगी। ठीक। इसमें एक पॉइंट जानने लायक रहता है कि उड्डयन काल, इसी में उड्डयन काल मिलता है पढ़ने को, उड्डयन काल। तो हम अगर उड्डयन काल की बात करें, उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन मतलब उड़ने वाला, काल मतलब समय, जितने समय तक वस्तु उड़ती रहती है, जितने समय तक वस्तु हवा में रहती है। हवा में वस्तु इस वाले केस में 2 बार रहती है, एक बार नीचे से जब ऊपर जाएगी तब हवा में रहेगी, एक बार जब ऊपर से नीचे आएगी तब भी हवा में रहेगी। समझे, एक बार नीचे से ऊपर जाएगी तब हवा में रहेगी, एक बार ऊपर से नीचे गिरेगी, क्योंकि ऊपर गई तो नीचे तो आना है, तब हवा में रहेगी। तो 2 बार हवा में रहेगी। तो जितने समय तक वस्तु हवा में रहती है वो समय क्या कहलाएगा, उड्डयन काल। इसे टी से निरूपित करते हैं। तो टी बराबर कितने समय तक ये हवा में रहती है, 2 बार, तो 2t, कैपिटल टी बराबर स्मॉल 2t। क्लियर। तो हम अगर उड्डयन काल की बात करें तो ए पर वेग क्या होगा, ए पर अंतिम वेग, जब ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तब वेग क्या, 0, वेग क्या, 0। v बराबर u माइनस जी टी, ये 0, जी टी को इधर ले आओ, कहने मतलब u बराबर जी टी, t बराबर u अपान जी। क्लियर। ये आधा उड्डयन काल है, सिर्फ ऊपर जाने तक का समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, u अपान जी। ठीक है, इतना ही समय लगेगा आने में, ये जाने का, और यही समय क्या होगा, आने का। जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगेगा अगर स्वतंत्र रूप से गिरी। ठीक है, तो उड्डयन काल कितना, 2 टाइम्स u अपान जी। उड्डयन काल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स u अपान जी। क्लियर। पूछेगा उड्डयन काल बताओ तो 2 टाइम्स u अपान जी। क्लियर। अगर हम इसी की आगे बात करें, कण कितनी ऊंचाई पर जाएगा, है ना, अधिकतम ऊंचाई, क्या बात कर रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई, कण कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। तो हम जानते हैं कि y बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, यही फार्मूला था, लेकिन यहाँ हमने माइनस चिन्ह लिया था, क्यों, है ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। h क्या है, सॉरी, ये वाला ना लगा के हम आसान उससे बना ले, काहे के लिए 2 है सब भाई। अगर हम कहें v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g था, ये अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हो, अधिकतम ऊंचाई y किसमें बदल जाएगा, कैपिटल H में। क्लियर भाई, यही y कहाँ बदल जाएगा, अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक जाएगा, y का मान किसके बराबर, h के बराबर। ठीक, तो v अंतिम वेग 0, जब अधिकतम ऊंचाई पर होगा तो वेग क्या, 0। जिस ऊंचाई पर पहुंचता है वहां वेग 0, फिर गिरना शुरू करता है, तब 0 से गिरेगा और यहाँ आते आते जो वेग से फेंका गया उसी वेग से फिर टकराएगा। u स्क्वायर माइनस 2gh, h निकालोगे कितना आ जाएगा,
ये यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। तो h बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? यू स्क्वायर अपान 2g। क्लियर? एक पॉइंट लिखा होगा कि संपूर्ण उड्डयन काल में औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य क्यों होगा इसकी बात कर लें तो विस्थापन क्या है? 0। क्योंकि वेग बराबर क्या? विस्थापन बटे समय अंतराल, है ना। यहाँ से चलना शुरू करेगा, पार्टिकल ऊपर से जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा, तो विस्थापन क्या? 0। पृथ्वी से गया, पृथ्वी पे आ गया, विस्थापन 0। ये अगर 0 है तो वेग क्या होगा? 0। ठीक है। चाल निकालनी पड़ेगी, u वही रहेगी। एक और बात, अगर कण यहाँ से चला, सुन ले, इधर u है, अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। जब कण यहाँ से गिरना शुरू करता है तब कितने से गिरता है? प्रारंभिक वेग 0। जब गिरना यहाँ पहुंचा फिर गिरना शुरू करेगा। अंतिम वेग 0। जब गिरना शुरू करेगा तब प्रारंभिक वेग भी 0। टकराएगा कितने से? v से। और ये v क्या होगा? इस u के बराबर, जितने यहाँ इतने टकराएगा। यहाँ से u से चला, टकराते समय भी वेग क्या होगा? u। ऊपर पहुंचेगा तब वेग होगा 0। जब ऊपर से चलना शुरू करेगा तब वेग होगा 0। कहने का मतलब, अगर कण यहाँ चला तो जाते समय अगर वेग प्लस का 10 है तो आते समय वेग यहीं पर माइनस का 10 होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है जाते समय तो आते समय यहाँ 0 होगा। अगर जाते समय यहाँ पर u है तो आते समय यहाँ पर u होगा। यानी कि जाते और आते समय प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग क्या रहेगा? समान। चाल क्या रहेगी? समान। ठीक है। दिशाएं अलग अलग होंगी। दिशाएं क्या होंगी? अलग अलग। क्लियर? तो इसका एक ग्राफ समझ लेते हैं हम लोग। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, y h t, ये क्या है? यू स्क्वायर अपान 2g, कैपिटल एच, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है। अधिकतम ऊंचाई कब मिलती है? u अपान g समय पर निकाल चुके हैं। जब समय u अपान g होगा तब कण कहाँ होगा? अधिकतम ऊंचाई पर। जब समय 0 था, समझे, टाइम कितना था? 0। टाइम क्या था? 0। तब कण ने चलना शुरू किया। जब टाइम 0 था तो ऊंचाई कितनी थी? 0। जब टाइम u अपान g हुआ, u अपान g कब होता था? अधिकतम ऊंचाई के लिए, है ना। अधिकतम ऊंचाई के लिए समय कितना? g, u अपान g। जब समय अधिकतम है तो ये अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यही अधिकतम ऊंचाई थी। ठीक है। ये वो समय था जितने समय में वस्तु ऊपर पहुंची। ठीक है। जब u अपान g हो गया, जब वस्तु पुनः वापस आ जाती है तो समय कितना? ये u अपान g है तो ये कितना? 2u अपान g। ये 0, ये u अपान g, ये कितना? 2u अपान g। कहने मतलब ये ऊपर तक जाने का समय, ये क्या हो जाएगा? नीचे तक आने का समय। एक बार गई वस्तु तो u अपान g समय, जब नीचे आएगी तब भी u अपान g समय। अब वस्तु कहाँ आ गई? 0 पर। तब समय कितना हो गया? u अपान g मिलकर 2u अपान g। समय कितना? 2u अपान g। वस्तु कहाँ आ गई? 0 पर। ग्राफ उसी चीज को दर्शा रहा है। चलिए, इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे और समझ लेते हैं, v वर्सेस t से। v वर्सेस t, इधर देखें, ये प्लस का भी, ये माइनस का भी। अगर ग्राफ ऐसा है, ऐसा है। क्लियर? तो बताएं, जब आपने वस्तु को फेंका था तब क्या 0 वेग से फेंका था? नीचे से फेंका था? नहीं, आपने कुछ v या u वेग लगा के फेंका था। और फेंका था तो अब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वेग क्या हो गया था? 0। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जब आपने फेंका था तो क्या 0 वेग से फेंका था? नहीं, कुछ वेग से फेंका था। वो वेग क्या? धनात्मक। और जब वस्तु सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चली गई थी तब वेग क्या था?
जीरो। वेग क्या था? जीरो। जब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चली गई थी तब वेग क्या था? जीरो। देखें वेग वाले में जीरो आ गया। और समय कितना था? u/g। जब वस्तु ने नीचे गिरना शुरू किया था तो उसका वेग अभी इस बार क्या दिखाएगा? हमने कहा था दिशा अलग अलग होगी, कहने का मतलब ऋणात्मक और धनात्मक का खेल होगा। तो जब धरती पर टकराएगा ये वाला तब वेग क्या हो जाएगा? माइनस का u हो जाएगा। और ये कब टकराएगा? जितना समय जाने में लगा उतना ही समय आने में लगेगा। यानी कि ये वाला अगर इतना कितना है u/g तो ये भी कितना होगा? u/g। कहने का मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 2u/g। बात समझ में आ रही? जब आपने फेंका था धनात्मक वेग था, जब फेंका था वेग धनात्मक था, जीरो वेग होने में u/g समय लगा। देखिए वेग जीरो होने में, यहाँ से जीरो वेग जीरो होने में u/g समय लगा। ठीक है। वेग माइनस u होने में कितना समय लगेगा? और भी u/g समय लगेगा। यानी कि उड्डयन काल कितना था? 2u/g। जहां से चलना प्लस के u से चलना शुरू किया और माइनस के u आते आते हमने कहा था उड्डयन काल 2u/g होगा, जितने समय तक वस्तु हवा में रहेगी। क्लियर? तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो थोड़ा एक क्वेश्चन है वो चाहे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना तक आते आते अगर क्वेश्चन ना करें तो क्या मतलब है। 78.4 मीटर ऊंची एक मीनार है। एक चोटी से गेंद को विरामावस्था में छोड़ा गया। कैसा छोड़ा गया? विरामावस्था। छोड़ते समय वेग क्या रहा होगा? जीरो, क्योंकि विरामावस्था से छोड़ा गया। वेग क्या? जीरो। पहला सवाल है 2 सेकंड बाद वेग। पहला सवाल क्या है? 2 सेकंड बाद वेग और पृथ्वी तल से ऊंचाई, है ना? पृथ्वी से ऊंचाई कितने समय बाद? हम मान लें 2 सेकंड बाद कण यहाँ आ गया होगा, कण में दूरी v चल रही होगी, इसकी चाल यहाँ पर v होगी, यहाँ जीरो था, 2 सेकंड में कण ने y दूरी चली, इतनी ऊंचाई क्या रहेगी? पृथ्वी तल से ऊंचाई। पृथ्वी तल से भाई इतनी टोटल है, ये टोटल इतनी है 78.4। तो इतनी कितनी हो जाएगी? ये अगर कैपिटल एच है तो ये कितनी? एच माइनस, यही हमने कहा था पृथ्वी तल से ऊंचाई, है ना? स्मॉल एच बराबर एच माइनस भाई। अभी पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी है, जब इतनी दूरी चल लेगा वाई दूरी तो पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एच माइनस वाई। 2 सेकंड बाद वेग, अगर हम 2 सेकंड बाद वेग की बात करें तो v बराबर जानते हैं u माइनस जी टी, सॉरी ऊपर से गिर रही है u प्लस जी टी। ठीक। प्रारंभिक वेग क्या है? तो v बराबर 9.8 इंटू टी 2 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी तल से क्या पूछी गई इस बार? ऊंचाई, है ना? तो पहले y निकालो, पहले तो y निकालो तब h माइनस वाई कर पाओ। पहले y निकालो, इतनी तो ये आ गई v बराबर y निकालो, y क्या? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से गिर रही सब धनात्मक, u जीरो तो ये जीरो। ठीक। y बराबर 1/2 9.8 गुणे टी स्क्वायर, टी का मान 2 दूनी, इससे इसको कट करो कितनी बार? 2 बार। कितना आएगा? 19.6 कितना आ जाएगा? 19.6। तो स्मॉल h बराबर क्या? h माइनस वाई। निकाल लीजिए पृथ्वी तल से ऊंचाई। ठीक है। तो अगला सवाल है पृथ्वी तक आने में समय। इसी में अगला सवाल क्या है? पृथ्वी तक आने में समय। तो पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता था? t बराबर बताएं? √2h/g। याद करें भाई, फार्मूला y बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से
y किसके बराबर हो गया, h के बराबर, भूल कह रहे हैं, ये 0, h बराबर हाफ GT² बना दो, इससे t बराबर फार्मूला नहीं बन जाएगा, लगाओ इसमें 2 गुणे h का मान 78.4/9.68, कट कर लो इसको, 8 8 64, 9 8 72, 8 बार 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा, 4 सेकेंड। पृथ्वी तक आने में कितना समय, 4 सेकेंड। फिर पूछा है पृथ्वी से टकराते समय वेग, पृथ्वी से टकराते समय वेग क्या था बताएं, पूछा गया है पृथ्वी से टकराते समय वेग, पृथ्वी से टकराते समय वेग, v बराबर क्या निकाला था, √2gh, ठीक, 2 गुणे h का मान 78.4 गुणे 9.8 निकालो 2, इसे लिख सकते हो 9.8 गुणे 6, 9×8 वो इतना ही आ जाएगा, क्लियर है। ये कॉमन बाहर ले लो, 9.8 और ये कितना होगा, इसे देखो तो ये 8 बार, सॉरी 9 8 72, 8 बार, ये कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी 9.8 गुणे 4। पृथ्वी से टकराते समय वेग कितना होगा, इतना, ठीक, गुणा कर लेना, 8 चौको 32, 9 4 36, 36 32 35.2, सॉरी 9 4 36, 8 चौको 32, 36 3 39.2, ठीक, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जिन लोगों के पास न्यूमेरिकल्स की सीट ना पहुंचे तो वो लोग संपर्क करके न्यूमेरिकल की सीट जरूर ले लें। बिना सीट के या बिना बुक के न्यूमेरिकल संभव नहीं है, नहीं तो आप लोगों को आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, पूरा सवाल लिखा नहीं जा सकता, यहाँ संभव नहीं है लिखना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए करते हैं ताकि नया वीडियो पड़े तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि एक बार वीडियो शूट किया, वीडियो डिलीट हो गया, है ना, MP रिड्यूस करते समय, तो दोबारा वीडियो शूट करना पड़ा। हाँ, क्लास चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू।